हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के जन्मदिन पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं। पर्यावरण व सामाजिक मुद्दों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सबके लिए प्रेरणादायक है। ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। चंडीगढ़ में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने निजी सेक्टर में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के मसले पर बातचीत की। चौटाला ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 20 साल निरंतर काम करता रहूंगा। सुनिए। 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, एलएलपी, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, सबसे ज्यादा लोग जहां नौकरी करते हैं उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है HUM उद्यम मेमोरेंडम है उसके माध्यम से अपलोड करें और अपनी कंपनी को local.hry जो हमारी लेबर की वेबसाइट उस पर अपलोड करने का काम कि कई लोग सोचते हैं इससे इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा। इस पूरे एक्ट में इंस्पेक्टर राज की शुरुआती का कोई भी हमने विंडो छोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी इंडस्ट्री के विरुद्ध भी कंप्लेंट होती तो उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिस नोडल बना और किसी के प्रेमिसेस को हमने जाकर चेक भी करना है तो 3 दिन पहले लेबर कमिश्नर जो चंडीगढ़ बैठते हैं, IAS अधिकारी हैं, परमिशन के बाद हम नोटिस देने के 3 दिन बाद जाकर उनकी प्रेमिसेस पे जाकर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने का काम करें। पीनल क्लॉज जरूर लगाया है कि अगर कोई क्वालिफाइड लोकल यूथ को नौकरी ना देते अपनी मनमर्जी करता है तो इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें तमाम कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि अगले 3 महीनों में वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो सेक्शन 11 के माध्यम से 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए का फाइन डिपार्टमेंट उनके ऊपर इम्पोज कर। आईटी इंडस्ट्री की बड़ी मांग थी कि हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी नई कंपनीज को शुरू होने में एक स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत पड़ती है जो इतनी लोकली हम हायर नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमने आज एक निर्णय लिया है कि आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज ITES और प्रदेश में किसी प्रकार का भी कोई नया स्टार्टअप होगा, कोई नया उद्योग लगेगा तो 2 साल की ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इस एक्ट से उसको हम देने पड़ेगी कि हमारा लोकल कैंडिडेट जो है वो जॉब सीकर जो बनता है वो दूसरे जिलों में नहीं बनता। ये हमारा एक्ट और ये पोर्टल उसको एक लिंकेज देगा कि यमुनानगर में बैठा व्यक्ति भी अम्बाड़ा से लेकर गुड़गांव और महेंद्रगढ़ तक की तमाम जॉब्स को देख पाएगा, अप्लाई कर पाएगा और जॉब ले पाएगा। दूसरी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की जो बात आती है, मुझे नहीं पता ये अलग अलग संस्थाएं हैं ये कैसे रिसर्च करती है। जो हमारे पास डाटा है वो नई इंडस्ट्री के आने का है और नई इंडस्ट्री आ रही है और कोई इंडस्ट्री प्लान नहीं कर रही तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने और घटने का कोई क्वेश्चन नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में ले ऑफ हो रहे हैं
हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा वासियों को नौकरी देने के आदेश जारी किए, जिस कारण फैक्ट्री मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही। यमुनानगर जिले के प्लाईवुड इंडस्ट्री की अपनी अलग पहचान है। इस इंडस्ट्री में यूपी, उड़ीसा, बिहार आदि कई प्रदेशों से आए कामगार काम करते हैं। हरियाणा के युवा भी इसमें काम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से उद्योगों में 75% हरियाणा निवासियों को नौकरी देने को लेकर भी उद्योगपति सहमत नहीं है। उनका कहना है कि उद्योगों को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है। सारा काम सरकार को करने की जरूरत है। जब तक वो अपने ITI स्कूल्स के अंदर केमिस्ट तैयार करे, टेक्निकल लोग तैयार करे, बॉयलर अटेंडेंट तैयार करे, बाहर मार्केटिंग के लोग तैयार करे, ये सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, लोगों को स्किल्ड बनाएगी, तो इंडस्ट्री के अंदर उनके लिए रोजगार के बहुत बड़े अवसर हैं। लेकिन अगर आप अनस्किल्ड आदमी को इंडस्ट्री के अंदर डालेंगे दबाव देके या बता के या इमरजेंसी ज़बरदस्ती करने के लिए, तो ये इंडस्ट्री को तकलीफ होगी। इंडस्ट्री पहले भी बहुत क्राइसिस में चल रही है। इंडस्ट्री को स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। जो आ रहे हैं वो अपना अपना काम रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए अंबाला में आत्मनिर्भर भारत के तहत माइक्रोटेक्निक कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के 2 मॉडल की लॉन्चिंग की। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उसका शुभारंभ किया। अंबाला के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी के मालिक का दावा है कि स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलेगा। वहीं कंपनी का अगला लक्ष्य अनलिमिटेड का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगा सभी सामान कंपनी ने खुद तैयार किया। अंबाला के लोगों को कंपनी के इस कदम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंबाला की एक यूनिट माइक्रो टेक्निक ने, जो मूलतः लिथियम बैटरी में काम करती थी, उन्होंने स्कूटर इजाद किया है और इनका दावा है कि एक बार चार्ज करने से ये 100 किलोमीटर चलाया जा सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर चीज़ यहीं बनी है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मिलेगी। तो ये प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हम आत्मनिर्भर बने, उसकी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। सर, इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग करना एक फ्यूचर के लिए एक ज़रूरी बन गया है। हम लोग लिथियम बैटरी में, जब मोदी जी ने 2015 में अनाउंस किया था कि लिथियम बैटरी को ही लाएंगे और लेड एसिड बैटरी को हमको ख़त्म करना होगा, क्योंकि लेड एसिड बैटरी से पॉल्यूशन है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, क्योंकि उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो पैरालिसिस, कैंसर और लंग्स की प्रॉब्लम को ईजाद करती हैं, जो हमें नहीं मालूम पड़ता। वो उसकी रिप्लेसमेंट हमको लिथियम बैटरी करनी ही है। उस दिन से हमने लिथियम बैटरी के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी थी। हमने लिथियम बैटरी की फैक्ट्री लगाई, हमने उसको मैन्युफैक्चर किया और उसको हम और रिफाइन करते चले गए। उसके बाद हमने ईवी में कदम रखा। ईवी जो हम लोग बना रहे हैं, वो जैसे मेरे मित्र ने बताया, हम उसको 1 चार्ज के अंदर 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और नेक्स्ट वर्जन जो है हमारा अनलिमिटेड है। आज जीआरपी हेडक्वार्टर अंबाला छावनी में सरकार के निर्देशानुसार एसपी रेलवे संगीता कालिया के मार्गदर्शन में सभी स्टाफ की RT-PCR टेस्टिंग की गई। साथ ही 3rd बूस्टर डोज भी लगवाई गई। इस मौके पर एसपी संगीता कालिया ने मुलाजिमों को महामारी से स्वस्थ रहने और निडर होकर जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। जीआरपी रेल वार्डन चीफ चेतराम बेनीवाल ने बताया कि हेडक्वार्टर और सभी थाने में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कोविड निर्देशों का पालना किया जा रहा है। आज एसपी रेलवेज के मार्गदर्शन में व भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो सभी मुलाजिम का जो RT-PCR टेस्टिंग का आयोजन किया गया और साथ में ही
जो थर्ड जो बूस्टर डोज है वो जो देगी, ताकि जो मुलाजिम स्वस्थ रह करके निडर होकर के जो जनता की सेवा कर सके। और मैं सभी लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि ये जो कोरोना वैक्सीन है सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अनिवार्य भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी वैक्सीन भी है, इनका जो आप समय समय पर लगवाएं और स्वस्थ रहें, कोरोना से डरे नहीं। यमुनानगर में कोरोना के बढ़ते मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। यमुनानगर के जिला जेल अधीक्षक संजीव पाठक और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गईं। यमुनानगर के कई डॉक्टर और हेल्थ वर्कर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर में जहां कल 155 मामले सामने आए थे, वहीं आज 147 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस समय यमुनानगर में 793 एक्टिव केस हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि यमुनानगर में 1 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में तेजी आई है। देखिए, अभी हमारे ज़िले में टोटल 790 जो केसेस हैं वो एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 697 जो केसेस हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 93 हमारे केसेस पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कल हमारे 155 केसेस जो हैं वो नए आए थे और 147 केसेस रिकवर हुए थे। तो 1 जनवरी के बाद काफ़ी संख्या में केस बढ़े हैं ज़िले में, और जो हमारी पॉजिटिविटी थी वो पहले 0.7% थी दिसंबर के महीने में, वो बढ़कर अब 4.8% हो गई है। काफ़ी संख्या में केसेस बढ़े हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये स्टेबलाइजेशन है। लगभग जो केसेस हैं परसों के मुकाबले में कल केसेस कम आए हैं। तो सारे प्रदेश में, देश में केसेस बढ़ रहे हैं इस समय। हरियाणा में 6.25 माह के बाद पहली बार एक ही दिन में कोरोना संक्रमित 12 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं पर हरियाणा में लगातार सबसे अधिक 4 मौतें करनाल, गुरुग्राम, यमुनानगर में 2-2, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर में 4 जुलाई को एक ही दिन में इतने मरीजों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 9,204 नए मामले सामने आए और 5,631 लोग ठीक होकर घर लौटे। बात रेवाड़ी की है, जहां पर कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के साथ जिला प्रशासन भी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ कार्य कर रहा। सीटीएम रोहित शर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से आमजन को कोरोना की रोकथाम से संबंधित जानकारी और मदद के लिए लघु सचिवालय के सरल केंद्र में जिला कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ, जिसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 यानी 1950 है। इस हेल्पलाइन नंबर पर दिन रात कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली जा सकती है। रेवाड़ी में मिनी सचिवालय में कोविड कंट्रोल रूम सेंटर बनाया गया है। यह 24 घंटे संचालित है। कोविड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप 1950 कोविड हेल्पलाइन नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। संयम रखें, सावधानी बरतें और कोविड दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें। यहाँ पे 1950 कोविड हेल्पलाइन नंबर हैं। कोई भी प्रकार की समस्या, वैक्सीनेशन कहाँ लग सकती है हमें, या फिर कौन से हॉस्पिटल्स में कोविड बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप 1950 पे यहाँ कोविड हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें और आपको तुरंत से तुरंत उस समस्या का निवारण। हरियाणा के मेवात में पशुपालन और डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा पशुओं की देखभाल और पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जा रही। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि पशुपालक को पशुओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार प्रत्येक माह बराबर ऋण दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि पशुपालक के पास 2 गाय और 1 भैंस है तो उसे बिना किसी जमानत के 1,41,815 रुपए का ऋण पशु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल सकता है, जो उसे 6 महीनों तक 23,635 रुपए की बराबर किश्तों में मिलेगा। चाहता हूं कि पशुपालन विभाग सभी
योजनाएं, जो भी योजना चलाता है वो पशुपालक के हित में ही चलाई जाती हैं। इसमें बहुत सी स्कीमें हैं। ये जो मैंने आपको बताई उत्थान योजना, परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत जो स्कीम्स हैं, इनमें हम बड़ी स्कीम भी चलाते हैं, जैसे मिनी डेयरी, हाईटेक डेयरी। हाईटेक डेयरी में हम 10 पशु से लेके 20 पशु की डेयरी भी एस्टेब्लिश करवाते हैं। और इसके अलावा हम चलाते हैं, इसमें एक हमारी स्कीम चल रही है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे आपने सुना होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का आपने खूब अच्छे से चलन को देखा भी होगा और सुना भी होगा, और आप लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड होंगे। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। वो पशुओं के बेनिफिट, पशुपालक के बेनिफिट के लिए है कि उसने अगर अपने पशु का आहार खरीदना है या उसने अपना मान लो एक पशु और बढ़ाना है, उसमें तो 1,60,000 रुपये तक की। हरियाणा के अंबाला शहर नगर निगम का डिफॉल्टरों पर करोड़ों रुपए बकाया है, जिसके चलते निगम आर्थिक नुकसान झेल रहा। वहीं अब निगम ऐसे लोगों को कोई छूट नहीं देगा। निगम द्वारा 860 लोगों की सूची तैयार की गई, जिन पर 15 करोड़ रुपए बकाया है। निगम अधिकारियों के अनुसार इन सभी लोगों पर जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमने एक डिफ़ॉल्टरों की, हाउस टैक्स डिफ़ॉल्टरों की लिस्ट तैयार की है, जिसके अंदर 860 के आसपास लोग हैं और लगभग 15 करोड़ रुपए हमारे को उनसे रिकवर करने हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। सर, कितने नोटिस दिए जा चुके हैं? नोटिस सभी लोगों को ऑलरेडी हम दे चुके हैं एक बार। अब उनको पर्सनल हियरिंग की बात है, अगर कोई पर्सनल हियरिंग किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज इन सब दुकानों के खिलाफ एज पर रूल एक्शन लेंगे। सर, इसमें कितने लाख तक के लोग शामिल हैं? कितने 3 लाख से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं? इसमें 3 लाख से ऊपर के मैक्सिमम लोग जो हैं बड़े डिफ़ॉल्टर्स हमने उठाए हैं, और कुछ छोटे भी हैं जो कमर्शियल हैं, वो छोटे भी हैं। रेजिडेंशियल को अभी हमने नहीं निकाला है इनमें। सर, सरकारी कार्यालय भी हैं इसके अंदर? इसमें काफ़ी सारे सरकारी कार्यालय हैं, और मेरी तो अनुरोध भी है लोगों से भी और सरकारी कार्यालयों से भी, वो अपना टैक्स तुरंत जमा करवाएं, अदरवाइज़ उनको आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी। सर, नोटिस देने के बाद अगर लोग नहीं भरते तो क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल एज़ पर रूल सीलिंग जो हमारी ऑलरेडी चल रही है, उन सभी को सील किया जाएगा। सर, अभी तक कितने कलेक्शन हो चुके हैं? लगभग 11.5 करोड़ रुपए हमारे डायरेक्ट कलेक्शन से आ चुके हैं, और 2 करोड़ 63 लाख रुपए जो हैं एनडीसी के माध्यम से हमारे पास आ चुके हैं। तो लगभग 14 करोड़ रुपए जो हैं हमारे पास। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 23 और 24 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। चंडीगढ़ के बिजली निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय फेडरेशन के पदाधिकारी 1 फरवरी को चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात कर बिजली निजीकरण के खिलाफ ज्ञापन देंगे। सोनीपत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर सरकार प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और 19 सूत्रीय मांगों को पूरी करवाने के लिए विधायक मोहनलाल बडौली के घर का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्व में किए गए समझौतों और घोषणाओं को लागू किया जाए, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। सेंटर के महकमे में बाल विकास विभाग में खुद केंद्र सरकार अपने विभाग में न्यूनतम वेतन लागू नहीं करी। वहीं 2018 में ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में और पूरे देश की जनता के सामने ऑनलाइन करके आंगनवाड़ी वर्करों को दिवाली के मौके पर तोहफे के रूप में वर्कर को 1500 रुपये, हेल्पर को 750 रुपये की घोषणा की थी। और आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो घोषणा है 1500 और 750 की, उसको भी सरकार ने खुद लागू किया था, बोला था, घोषणा की थी, वो आज तक लागू नहीं किया। उन्हीं मांगों को लेकर हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने पर मजबूर किया है, और जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे इसके लिए महीना, 2 महीने, 6 महीने लग जाएंगे। आज अगर सेन चौक पे हमें इकट्ठे हैं, सारी हेल्पर वर्कर बहुत जोर तादाद में है, और हम मोहनलाल बडौली की कोठी का घेराव करेंगे, और ऐसे हम रमेश कौशिक की कोठी का घेराव करेंगे। जो भी मंत्री हैं, इसमें कोई भी है पक्ष विपक्ष वाला, हम सब की कोठियों का घेराव करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं।
हरियाणा के चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पिछले 42 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार से 3-4 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन सभी बातें असफल रहीं। सीटीयू की वाइस प्रेसिडेंट कमलेश ने बताया कि सरकार एक तरफ कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए कह रही और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्ले स्कूल के नाम ट्रेनिंग देने की बात कह रही। हाँ जी, देखिए मेरा नाम कमलेश है और मैं CITU की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये बताना चाहती हूँ कि ये आंगनवाड़ी और हेल्पर बहनें आज 42 दिन से इस भरी ठंड के अंदर रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। 3-4 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, लेकिन बार बार उस वार्ता को विफल करती जा रही है सरकार। और सरकार को ये देखना चाहिए कि इन बहनों के कंधे के ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इनके बगैर कोई भी रिपोर्ट आगे नहीं जा रही। नए नए षड्यंत्र ये सरकार अपना रही और षड्यंत्र अब नया षड्यंत्र इन्होंने अपनाया कि प्ले वे स्कूल के नाम से लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी जाए। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो करने की बात करती है और दूसरी तरफ ट्रेनिंग दिलवा रही है। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा हमारे अंदर जो न्याय की बात कर रही है सरकार? ये सरासर अन्याय है इन लड़कियों के साथ। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं 17 तारीख से 25 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो जितने भी हमारे जेजेपी और बीजेपी के विधायक और MP हैं, हम उनका घेराव करेंगे और डट के विरोध करेंगे और उनके दरवाजे के आगे। मैं मीराबाई सावड़ सर्कल मिश्री। मैं आज हमारा धरने का 41वां दिन चल रहा है और हमारे लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है और हमारे लिए सरकार अगर आगे से कदम नहीं उठाएगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी हड़ताल पर बैठेंगे और हमारी बहनें काफ़ी एकजुट कर। हरियाणा के रेवाड़ी में पिछले 42 दिनों से सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने की जायज मांग को लेकर रेवाड़ी में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपना समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और किसान नेता योगेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि हर आपदा की घड़ी में फ्रंट लाइन में खड़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने की मांग कर रही, जिसे हरियाणा सरकार वर्ष 2018 में लागू करने का लिखित पत्र दे चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्वासन दे चुके हैं। तो इस जायज मांग को लागू करने में आपत्ति कहां है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, आज आंगनवाड़ी की जो हमारी प्रधान है कृष्णा जी और तारा जी, इनने आज हमारे विधायक जी हैं जो मेरे सपुत्र हैं, उनका मैं आप PA लगा लो कि मैं तो आजकल कुछ तो हो नहीं, ना तो मिनिस्टर कौंसिल ना कुछ और, या उनका प्रतिनिधि लगा लो, ठीक है। उस तौर पे मैं आज आया हूँ, मैंने इनका ज्ञापन लिया है और चिरंजीव को मैं इस बात के लिए कहूँगा कि इसकी मांग जोर शोर से उठाएगा। विधानसभा में आने वाला जो सत्र है भी बजट सेशन होगा तो उसमें हम इनकी मांग जोर शोर से उठाएगा, उसके लिए हमने इनको वायदा कर दिया है। देखिए, इनकी मांगे बड़ी उचित मांग है। मेरे पास ये महकमा रहा है, 5 साल मेरे पास ये महकमा रहा और इस महकमे में जो हमारी और हमने जो देखा है कि बहुत सारे काम करती हैं, चाहे आपका महिलाओं के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको भी ये पोषण के लिए इनको। गोरक्षा और बजरंग दल के सदस्यों ने जिला रेवाड़ी के गांव संगवाड़ी पुल के पास 26 गौवंश से भरे कैंटर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। चालक कैंटर छोड़कर मौके से फरार हो गया। कसौला थाना पुलिस को दी शिकायत में राजीव नगर निवासी ने बताया कि उन्हें जयपुर से दिल्ली कैंटर में गोकसी के लिए गोवंश ले जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ संगवाड़ी पुलिस के पास नाका लगाया। कैंटर को रुकने का इशारा करने पर चालक ने कैंटर को तेज गति से भगाने का प्रयास किया, लेकिन पीछा करने पर तस्कर कैंटर को संगवाड़ी पुलिस के नीचे छोड़कर फरार हो गया। गौरव है जो गौरक्षक है और इस हरियाणा टास्क फोर्स का सदस्य भी है, तो वो अपने साथियों के साथ
उसको सूचना मिली थी कि कोई कंटेनर जो RJ नंबर है 11 JB 8802, तो वो गायों से भरा होकर तस्करी के लिए ले इनको ना कटवाने के लिए, गोकशी के लिए। तो उसमें जैसे ही ये 3:30-4 के आसपास बड़ीपुर चौक पर पहुँचे तो वो नंबर देखने पर गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया और उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं और वो भगा के संगवाड़ी। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार।